नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसमें 1992 के बाद से जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं, खासकर इस आधुनिक भारत में अगर आप समझें तो देखिए सबसे अधिक अगर इन सारे ही वर्षों के प्रश्नों को उठा के देख लेंगे तो इतिहास में जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो है आधुनिक भारत। हर साल अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 प्रश्न यहीं से पूछा गया है। तो हिस्ट्री के सबसे आप इम्पोर्टेंट कालखंडों में यहाँ पे आ चुके हैं, जिसको आधुनिक भारत के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है। काफ़ी हम लोग डिटेल्स इसका एनालिसिस करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण के साथ करेंगे, ताकि इसके आसपास का जो भी डायमेंशन है, डायरेक्ट कभी प्रश्न पूछता है, कभी डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न रिपीट भी होता है, कभी नहीं भी रिपीट होता है। लेकिन जब आप संपूर्ण विश्लेषण के साथ अगर आप इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न फंसने की संभावना अधिक है, क्योंकि डायमेंशन है जो इसका विश्लेषण किया जा रहा है। ऑलरेडी हिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी एक विस्तृत विश्लेषण के साथ इसे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इसमें हम लोग लगभग देखिए अभी तक 1992 के बाद से अगर देखें तो लगभग 315 प्रश्नों से अधिक सिर्फ और सिर्फ इस आधुनिक भारत से प्रश्न आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका महत्व कितना अधिक है। इसीलिए इसको मैं आने वाले समय में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ पे लेके आऊँगा और हर एक पार्ट में आपको मोर देन 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो आप लोगों को याद होगा अल्मीडा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भी इसको बोला गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं 1505 से लेके 1509 के बीच, ठीक है। ये पूरी तरीके से कंपनी का गवर्नर जनरल के रूप में मौजूद था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके जो दीव का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया। दमन और दीव उधर, ठीक है, गुजरात के क्षेत्रों की तरफ। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंश द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राज गद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का भी इसने समाधान किया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये जो कैप्टन जो हॉकिंस था उसके दरबार में गया भी था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम था। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम से, ठीक है, इंग्लैंड के राजा माने जो वहाँ का जो शासक था उस समय जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। इस समय देखिए अकबर निकल चुका है 1606 में और यहाँ पे 1608 तक आते आते अच्छा खासा जहांगीर ने मुगल साम्राज्य पे कंट्रोल करके रखा हुआ था। अब अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो ध्यान रखिएगा 400 का यहाँ पे मनसब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुगल कालीन व्यवस्था में आप लोगों ने देखा होगा जो जात सवार जो पद था, ठीक है, तो जात के अंतर्गत ही जो भी पद होता था उसमें मनसबदारों का जो पद था बहुत इंपॉर्टेंट था। इनका ओहदा होता था और उन ओहदों को कैसे डिफाइन किया जाता था, तो वेतन कितना उसको दिया जा रहा है, कितने उसके अंतर्गत सवार लोग हैं, सवार को घुड़सवार बोला जाता था, सब ये सारी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बहुत आसान, ठीक है, सूरत में यहाँ पे 1608 में। उस समय आया कैप्टन विलियम हॉकिंस। सूरत ने मुगल दरबार 1608 ईस्वी में, मैंने उस समय अगर देखा जाए तो जो सूरत का जो क्षेत्र था मुगलों के अधीन था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वह उस समय सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वलल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली अधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापित की। तो जहांगीर के शाही फरमान से, अब ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर के शाही फरमान से जो यहाँ पे
सूरत का जो बंदरगाह है जो कंट्रोल में आता है, आगे चल के जब जहांगीर का पुत्र जब शाहजहां आएगा तो शाहजहां की एक बेटी होती है, उसी उसकी बेटी के अधीन, ठीक है, जहारा नाम होता है, कुछ कैसा करके कुछ नाम होता है उसका, उस बेटी के अधीन है जो सूरत का का पूरा जो बंदरगाह था उसी के कंट्रोल में होता है, अर्थात जो भी रेवेन्यू मिलता था वो उसके जेब में जाता था। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के एक दूसरे भागों में फैलाया था तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का यहाँ पे अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, प्रथम, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी इसे जाना गया है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कर्नाटक युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध में कुछ अंतर मिलेगा। कर्नाटक युद्ध चूंकि यहाँ पे इसका जो कारण था कुछ अलग था, अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पे लड़ेंगे, लेकिन जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध की जो बात करते हैं तो वहाँ पे दो लोग आएंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान उसका पुत्र होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखिए 1746 से लेके 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के संदर्भ में हुआ। अब ऑस्ट्रिया देखिए यूरोप के क्षेत्रों में यहाँ पे, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच इस उत्तराधिकार को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ध्यान होगा, इसमें काफ़ी ये जो कर्नाटक युद्ध का जो समय है ये आप देख पा रहे हैं 1746 से 48। अंग्रेजों के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज था सब मैनेज कर लिया। जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का कुछ जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब जो था उस समय अनवरुद्दीन ने महमूद खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया। ये सापला की संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ऑस्ट्रिया के अधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों का पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए यहाँ पे अस्मरणीय है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कर्नाटक युद्ध हो रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो, ठीक है, असली जो कारण था ऑस्ट्रिया में वहाँ का उत्तराधिकारी को लेके था, न कि भारत में। भारत में एक बहाना मिल गया जहाज को लेके, जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ लिए। और ऐसे भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के फूटे आंख नहीं सुहाते थे, दोनों को व्यापारिक लाभ चाहिए था। लेकिन यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में आई थी, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती थी। फ्रांसीसियों के साथ समस्या थी क्योंकि फ्रांसीसी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, अर्थात वहाँ के शासक के अधीन थी, जो उस समय, ठीक है, लुई 30-40 फ्रांस का जो शासक था, आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वो था थॉमस बेस्ट। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में देखिए अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित कर दिया गया। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के एक दूसरे भागों में फैलाया और इसके बाद धीरे धीरे सब मधुमक्खी की तरफ फैलने लग गया। अहमदाबाद आ गया गुजरात में, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, ठीक है, धीरे धीरे इन सारे ही जगहों पे सब फैक्ट्री स्थापित करने लगा। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूरोप वासियों को दिया है, ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिहार, क्योंकि बिहार में ठीक ठाक यूरोपवासी लोग यहाँ पे आ चुके थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु के लिए प्रसिद्ध था? देखिए यही है, मार्क्स का स्टेटमेंट मुझे आ रहा है कि धार्मिक जो व्यवस्था होती है बिल्कुल एक अफीम की तरह होती है, और ये अफीम देखिए बिहार में मिल रहा है। बिहार में धार्मिक जो मान्यता है वैसे भी काफ़ी मजबूत है। अभी देखिए दिवाली, छठ सब आ रहा है, छठ बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था?
वो भाई साहब थे यहाँ पे मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई 1765 के अनुसार, यहाँ पे देखेंगे कि जो एक तरह से प्लासी का युद्ध आप देखेंगे, बक्सर का युद्ध देखेंगे, उसके बाद से कुछ और भी घटनाएं होती हैं यहाँ पे। इसमें एक शासक होता है, भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से देनी पड़ी। उसको देता क्या न करता, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम व्यय के लिए 53 लाख रुपया यहाँ पे देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध का। बक्सर के युद्ध के तत्पश्चात आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक सब कठपुतली जो नवाब का जो कंसेप्ट आया था बक्सर के युद्ध के बाद आ चुका था। अगर बक्सर के युद्ध के बाद जस्ट ही बंगाल का शासन सत्ता को अगर अंग्रेज अपने हाथों में ले लेता तो बंगाल में उनके लोगों का विद्रोह का सामना करना पड़ता था, कर सकना पड़ता था। इसीलिए वहाँ पे बंगाल में वहाँ पे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम द्वंद्व शासन लगाया। द्वंद्व शासन के तहत जो दीवानी जो प्रक्रिया होती है उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और फौजदारी प्रक्रिया को बंगाल के कठपुतली नवाबों को दे दिया गया कि भाई जो भी आपराधिक मामला है तुम देखो, पैसा वैसा का मामला है तो सब हम देखेंगे। तो यही सारी यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की और नियुक्ति कर दी गई। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामन का कार्य भारतीयों द्वारा ही यहाँ पे चलता था। इसका उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। कब प्राप्त की यहाँ पे देखिए तो 12 अगस्त 1762 को। तो शाह आलम है भाई साहब अकबर, मैंने क्या बोलते हैं कि मुगलकालीन सम्राट, एक तरीके से सब यहाँ आते आते निकम्मा हो चुका है। तो 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद के देखिए यहाँ पे दूसरी संधि हुई है। अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में यहाँ पे रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, माने ऑथराइज कर दिया गया। अब जब मुगल शासक जब ऑथराइज कर रहा है तो इसका मतलब कि लोगों को भी मानना पड़ेगा, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए, रेगुलर व्यय के लिए 53 लाख रुपए, कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय आपको पता है प्लासी और बक्सर का नेतृत्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आ चुका है, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का एक अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी, जो कि निकम्मा होता है सब अकबर द्वितीय, ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय 1806 से लेके 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय मतलब 1837 से लेके 57 ईस्वी में। अब इसी बहादुर शाह द्वितीय को आप लोग देखेंगे आगे चल के 1857 की क्रांति में इसके नेतृत्व करने के एवज में अंग्रेज इसके पुत्रों को पूरी तरीके से मार देगा इसके सामने और इसको बर्मा निर्वासित कर देगा और हमेशा के लिए मुगल साम्राज्य का अस्तित्व ही सब खत्म कर देगा। तो जब भी सब भेजेगा पेंशन भोगी बना के भेज देगा कि भाई चिंता मत करो, तुम जाओ आराम से अपना खाओ पियो रहो, बस यहाँ पे हम तुमको शासन करने नहीं देंगे। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। अब ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, देखिए 2018 में इसको पूछा गया, इसीलिए बीपीएससी ने इसको स्टार मार्क कर दिया है। अब बहादुर शाह जफर, अब मोहम्मद रंगीला भी जिसको बोला गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। तो इसको स्टार मार्क यहाँ पे लगा दिया गया है। अलग अलग बुक में इसका स्टेटमेंट जो है अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि समस्या क्या थी, देखिए उस समय धीरे धीरे मुगल जो साम्राज्य था धीरे धीरे बिखर रहा था, टूट रहा था, उसका पतन हो रहा था। अब साल भर में क्या हो जा रहा है, 6 महीने में क्या हो जा रहा है, अब इसको लेके पूरा का पूरा एक शासक का ही नाम दे दिया। कोई टाइम पीरियड देता तो कुछ न कुछ यहाँ पे उत्तर आपको जरूर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता, कोई टाइम नहीं दिया है, सीधे शासक का नाम दे दिया है। नेक्स्ट,
रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहाँ पे प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। ध्यान रखिएगा, कोहिनूर हीरा यही है, जिसके पास गया वो बर्बाद ही हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से भी कोहिनूर हीरा को अमेरिका को दे देना चाहिए, अमेरिका भी थोड़ा सा कमजोर हो जाए। पूरी की पूरी कहानी है, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ाऊंगा तो इस कोहिनूर हीरे के बारे में बताऊंगा कैसे, ठीक है, ये जो कोहिनूर हीरा था जिन इन शासकों के पास गया उन्हें वो बर्बाद ही हो गए पूरी तरीके से, या फिर उनका पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। तो पंजाब में भी अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। वहीं जो दुरानी एम्पायर था, आप लोगों को ध्यान होगा, पानीपत का जो मूवी आया है खूब आप लोगों ने देखा होगा। पानीपत की जो तृतीय लड़ाई होती है, ठीक है, शाहजी भोसले हैं और उधर दुरानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तृतीय लड़ाई में पता है मराठों की हार हो गई, मराठों का दिल्ली पे राज करने का सपना चकनाचूर हो गया। परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मसलों का अधिकार हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिसल है यहाँ पे, मिसल, खालसा पंथ, ऐसे जो नाम आएंगे ध्यान रखिएगा सिखों से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे अब जो मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका है, मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने का कारण ही है कि सिख धर्म का पूरी तरीके से उदय हो गया। अदरवाइज देखेंगे जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय सिखों के दो दो गुरुओं को मार दिया जाता है। बहादुर शाह को भी, ठीक है, जो बंदा बहादुर होता है सिखों का, उसे भी मार दिया जाता है। बड़ी समस्या होती है सिख का धर्म, मैंने बड़ी मैंने कह सकते हैं कितना स्ट्रगल में उनका धर्म उभरा हुआ है, लेकिन मानना पड़ेगा उन लोगों को, पूरी तरीके से यूनाइट होकर आखिर अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया उन लोगों ने। तो यही प्रक्रिया है। उधर अफगान के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। वही रणजीत सिंह है जिससे अंग्रेज भी इसे खूब कहते थे। ये रणजीत सिंह, ठीक है, सिखों के एम्पायर का एक तरीके से यूनाइट करने वाला एक बेहतरीन शासक। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया गया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत से सहायता मांगी और उन्हें ठीक है, मैंने कोहिनूर हीरा यहाँ पे भेंट भी यहाँ पे पर किया गया। तो देखिए यहाँ पे कैसे आ गया, शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। अब रणजीत सिंह के पास देखेंगे हम लोग कोहिनूर हीरा आ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भारत में ये कोहिनूर हीरा घूमते रहेगा, मैंने जब तक वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाएगा तब तक काफ़ी, ठीक है, मैंने रोटेट होते रहेगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, बहुत आसान, ठीक है, उत्तर है इसका श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। अब यहीं में मैं बात कर रहा था, तभी जो मैंने मिस्टेक से बोल दिया था कर्नाटक युद्ध को लेके, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में था कि भाई कर्नाटक का जो क्षेत्र था मैसूर वाला क्षेत्र था, ठीक है, वहीं कर्नाटक का क्षेत्र आगे चल के टीपू सुल्तान, उसका जो पिता होता है हैदर अली, उसके नेतृत्व में पूरी तरीके से मैसूर क्षेत्र की यहाँ पे स्थापना की जाती है। ये वही है। अब यहीं पे अंग्रेजों से ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखिएगा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और इन 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में देखेंगे मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, ऐसे ऐसे 3-4 संधियाँ होगी, और उसमें तब जाके अंग्रेज पूरी तरीके से मैंने हैदर अली को भी सब निपटा देगा और टीपू सुल्तान को भी निपटा देगा। अब बात की जा रही है यहाँ पे टीपू सुल्तान की, तो श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की। अभी देखिए जैकोबियन क्लब, आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, तो उसमें एक उग्रवादी दल था, उग्रवादी ही बोला जाता है, ठीक है, यही था जैकोबियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जिसने आतंक की राज की फ्रांस में स्थापना की थी। मैंने लोकतंत्र के नाम पे आतंक की राज की स्थापना करना, मैंने जिसको चाहता उसको निपटा देता था, तो उसी का सदस्य बना था। साथ ही उसे अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा। ये जो वृक्ष था ध्यान रखिएगा सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजा। आप सोचिए टीपू का ये है दिमाग, यही है कि भाई समझ रहे हैं ना, मतलब कुएं का जो मेढक होता है बस कुएं में टर्राता रहता है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, लेकिन जैसे वो मेढक बाहर निकलता है तो पूरी दुनिया देख लेता है। ठीक वही हाल था इस टीपू सुल्तान का।
वो बाहर निकल चुका था, यूरोप के देशों से जुड़ चुका था। वो अंग्रेजों की नीतियों को, अंग्रेजों को भली भांति समझ रहा था कि भाई क्या करेंगे अंग्रेज, ठीक है। तो उनके खिलाफ ही आवाज उठाते रहता था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी, ठीक है। टीपू तृतीया जो आंग्ल मैसूर जो होता है इसी में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है। इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान यहाँ पे शामिल थे। अब देखेंगे इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए मैंने घेर को मारा गया, समझिए कि मैंने इतना आसान नहीं था। निजाम को बुला दिया गया, ऊपर मराठों को बुला दिया गया और वो दोनों सीमा विवाद को लेकर अंग्रेजों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने गजब हाल होता है कि एक भारतीय शासक भारतीयों को ही पराजित कर रहा है। ये थी अंग्रेजों की दूरदर्शिता, ये थी उनकी चालाकी, जो आपस में, ठीक है, लड़ा के कमजोर करके फिर उनको भी खत्म कर दिया। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। बड़ी हास्यास्पद होता है। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बना दिया। ये साथी और कोई नहीं है, साथी 2 लोग, एक मराठा है और एक निजाम है। यही मराठा और निजाम मिलके अभिमन्यु की तरफ घेर के सब, ठीक है, टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से कमजोर बना दिया। तो ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है सर लियोनिस कर्टिस को माना जाता है। और द्वैध शासन का मतलब ध्यान रखिएगा, बंगाल में तो पहली बार बक्सर के युद्ध के बाद से यहाँ पे लगाया ही गया, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे 1919 में मॉन्टेस्क्यू जब जेम्स फोर्ट जब सुधार होगा तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो प्रांतों और केंद्र के माध्यम से द्वैध शासन पुनः वहाँ पे लग जाएगा। प्रांतों में कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे भारतीयों, ठीक है, जो भी उस समय राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं उनको दे दिया जाता है। उस समय तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी होती है, मुस्लिम लीग आ चुका होता है और केंद्र में खुद अंग्रेज सब रहता है। तो द्वैध शासन, मेरा कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, बक्सर के बाद बंगाल में पहली बार द्वैध शासन कहाँ लगा? बंगाल में लगा। और भारत में पूरा का पूरा कब लगा? तो लगा 1919 में मॉन्टेस्क्यू जेम्स सुधार के पश्चात। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी वही कहानी यहाँ पे बताई गई है। तो ये बातें की जा रही 1919 की यहाँ पे, ठीक है, और भारत की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। द्वैध शासन का जनक, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय यहाँ पे बिछाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यही है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अपने लॉर्ड लगाते हैं, ठीक है, भगवान समझ रहे हैं ना, मतलब मिलॉर्ड आज के समय में जो अदालतें वगैरह में होता था। खैर अब ये कंसेप्ट तो भारत में ख़त्म हो गया है, लेकिन अंग्रेजों को बड़ा ये शौक था ये सब करने का। तो भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बच्चों को याद रहता है, 1853 में बना था। बम्बई से पहली बार चला, थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। अब नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कितना किलोमीटर रेल बना था, ठीक है। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे मुंगेर का बरिहाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका एक ही उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अब इस समय तक देखेंगे कि बहुत सारा, ठीक है, भू राजस्व जो था, भू राजस्व नीति यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अब मतलब एक अस्थाई था, महलवाड़ी था, रैयतवाड़ी था। इसके एवज में बहुत सारे भारतीय किसानों को, ठीक है, संकट का सामना करना पड़ता था। तो देखिए मुंगेर के बहतियार विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन 1935 में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बीपीएससी ऐसी चीज़ों को छोड़ता नहीं है, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया था। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन बना दे कि भाई मुंगेर के बरियात विरोध का जो प्रमुख नेता कौन था? ये भाई साहब है कार्यानंद शर्मा। नेक्स्ट 1857 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यही था कैनिंग भाई साहब, ठीक है। 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग, और लास्ट भी होता है गवर्नर जनरल, क्योंकि अब इसके तत्पश्चात जस्ट 1858 में
ब्रिटेन का संसद बोलेगा, वहाँ की महारानी बोलेगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी निकम्मा हो गएगा, अब ये भारत पे ठीक है रूल नहीं कर सकता है, सब शासन नहीं कर सकता। देखो भाई युद्ध करा दे रहा है सब, हमारे इतने लोग मारे गए, भारत के लोग भी मारे गए, इतने सारे संसाधनों की यहाँ पे जन धन माल की यहाँ पे क्षति हुई। अब 1858 के बाद इस गवर्नर जनरल के पद को आप लोग पता है रिप्लाई कर सकते हैं, वायसराय में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा वायसराय यही था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर ठीक है 62 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अब इसका ठीक है जो पद का जो पूरी तरीके से पुनर्नवीकृत यहाँ पे कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी कौन था, कैनिंग था, जो कि जस्ट 1858 में बनता है। नेक्स्ट 18 नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। 1857 के विद्रोह में आप लोगों ने तो सुना होगा कि सैनिकों ने जो प्रथम बार ठीक है जो विद्रोह किया, मंगल पांडे का नाम आएगा, मेरठ छावनी का नाम आएगा, लेकिन किस कारण से वजह हुआ था, तो था चर्बी वाला कारतूस। अब वो चर्बी वाला कारतूस जिस बंदूक में भरा जाता था, जिस राइफल में भरा जाता था, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। तो ध्यान रखिएगा कब शामिल किया गया था, यही ताज़ा आया था दिसंबर 1856 में। और जब दिसंबर 1856 में आया था तो एक कहानी यहाँ पे बताई जाती है कि क्या बोलते हैं कि एक दलित होता है, मैंने दलित समझ रहे हैं, अछूत के रूप में था भाई, वो ब्राह्मण सैनिक से, दोनों सैनिक ही हैं, एक ब्राह्मण सैनिक से वो पानी मांग लेता है भाई कि एक लोटा मुझे पानी पिला दो, ब्राह्मण नहीं देता है, बोलता है भाई मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर वो बोलता है जो दलित जो ठीक है जो सैनिक होता है, बोलता है कि अब धर्म तो तुम्हारा डेफिनेटली भ्रष्ट होगा, क्योंकि अब जो नया जो एनफील्ड राइफल आ रहा है इसमें चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग किया जाएगा, उस चर्बी वाले कारतूस में ठीक है गाय का ठीक है और सुअर का पूरा पूरा मिक्स करके ठीक है जो भी फैट होता है उसका यूज कराया जाएगा, मुंह से खींचना पड़ता है उसको। बस यहीं से समस्या शुरू हो गई। तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। अब इसको लेके अंग्रेज मैंने बोलते हैं ना कि एकदम गंगा नदी में कूद के गर्दन भल सब बोला कि नहीं भाई हमने नहीं लगाया इसमें, हमने भारतीयों को धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा है। लेकिन वही है, एक बार जब चीज़ें जब हाथ से निकल जाती है, एक बार जब कोई चीज़ ठीक है तीर से जब छूट जाए तो फिर उस तीर को वापस लाना इतना आसान नहीं होता। यही हुआ अंग्रेज़ों के साथ, अब ये पैटर्न बन गया। वरना अंग्रेज़ों की जो भी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उसमें अंग्रेज़ों ने कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। अब यहाँ समझने की कोशिश की कि 1857 के विद्रोह के लेके भू राजस्व नीति ला दिया गया, शासकों के लिए सहायक संधि प्रणाली था, गोद निषेध जो निषेध जो प्रथा था सब मौजूद था, लेकिन फिर भी चल रहा था। जैसे ही धार्मिक भावना आया, देखिए यहाँ पे धार्मिक भावना आते हैं, यही है भारत में धर्म हमेशा आगे रहता है। धार्मिक भावना आते ही अब यहाँ पे हिंदू मुसलमान पूरी तरीके से एक हो गए, दोनों के साथ समस्या थी। एक जगह सुअर था, दूसरी तरफ गाय था, भाई करे तो क्या करे, मिल के विद्रोह कर दिया गया। और तो और मार्केट में भी अफवाह फैला दिया गया कि मार्केट में जो आटा वगैरह बिक रहा है उस आटे में भी गाय और सूअर की जो हड्डियों की चूर्ण मिला के बेचा जा रहा है। अफवाह ऐसे में बड़ा काम करता है और इसका फायदा मिला भारतीयों को, विद्रोह हो गया। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? मैंने इतना बीपीएससी इसका फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी इसको छोड़ती नहीं है। कुंवर सिंह देख पा रहे हैं 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, जो कि एक जमींदार थे, उनके ठीक है जो भूमि था जो कि बिहार वगैरह के क्षेत्रों में जो अस्थाई जो बंदोबस्त लगाया गया था, आप लोगों को पता होगा किस अस्थाई बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों के द्वारा ठीक है पूरा का पूरा भूमि का पट्टा जमींदारों को दे दिया गया और बोला कि भाई तुम्हारा जमीन है, तुम ही लोग हमको कर राजस्व वसूल के हमको दोगे, अगर नहीं दोगे तो भाई तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। बस यही कारण था, ठीक है। अब
जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहबादा जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब, ये वही है नाना साहब फडणवीस जो हैं, उनको मराठा से, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा पेंशन में कानपुर भेज दिया गया है। सब जाके मिल जाते हैं। मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। उस समय होता था 1856 में, देखेंगे गजब का लहर आया है। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। अब 26 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, मार्च में 1857 में जो बैरकपुर छावनी है जहाँ पे मंगल पांडे थे, ठीक है, वहीं पे विद्रोह फैलता है और मई तक आते आते आप लोग देखेंगे कि जो मई तक विद्रोह आते आते मेरठ की छावनी तक आ जाता है और मेरठ की छावनी के बाद तो दिल्ली वगैरह सब फैल जाता है। और यहाँ पे मुगल जो शासक होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो एक बूढ़ा हो चुका है। उसको सैनिक घेर लेगा, बोलेगा कि हमारा नेतृत्व करो। कब मरता क्या ना करता भाई, नेतृत्व नहीं करता तो सैनिकों के द्वारा हो सकता है कि मर दिया जाता, करना पड़ा। तो यही प्रक्रिया चल रहा है। देखिए साल भर तक माने भारतीयों के द्वारा इसमें झांसी की रानी, ठीक है, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, ठीक है, बेगम हजरत महल, ऐसे एक से एक नाम आएंगे, इन योद्धाओं के नाम आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय मैं इस सब के बारे में बताऊंगा। तो इस प्रक्रिया को जारी रखा गया। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? देखिए, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, पता है कुंवर सिंह है, अभी देख चुके हैं। कुंवर सिंह राजा थे भाई जगदीशपुर के। मैं कहा नहीं, बीपीएससी का बड़ा फेवरेट प्रश्न है। कुंवर सिंह फिर आ गए भाई। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में शामिल हुए थे। सब ये बातें हम लोग देख चुके थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई का ये सैनिक विद्रोह आरा पहुंचा। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। अब यही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर यहाँ पे आरा माना गया, ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के यहाँ पे नेता थे। उस समय कौन थे? एक ही व्यक्ति का नाम है राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है, जमींदार थे, राजपूत थे, क्षत्रिय शासक थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था। कहाँ पे केंद्र था? वो था जगदीशपुर। इसी जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, जगदीशपुर के राजा थे, माने समझ रहे हैं ना, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, अंत नहीं है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से किया था। बिहार के थे, ठीक है। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के विरुद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घाव के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए, कुंवर सिंह। मैंने प्रश्न पढ़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, उत्तर दे के आप लोगों को टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। काफ़ी यहाँ पे एक मौलवी है जो मेरे ख्याल से आए हुए थे हैदराबाद की तरफ से, बड़ी समस्या थी, ठीक है। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैंने जब अंग्रेज लोग था तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक सिनारियो है, उस सिनारियो में क्या था कि अंग्रेज लोग क्या कर रहा था कि भारत के लोगों का धर्मांतरण करवा रहा था, क्रिश्चियनिटी धर्म को बढ़ावा दे रहा था। और इधर एक जो मौलवी हैं हैदराबाद की तरफ से ये भी कहीं ना कहीं एक कट्टरता के भाव को लिए हुए अंग्रेजों के खिलाफ ये भी लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। लोग इनके पीछे पीछे लगते गए। मैंने लोगों का मैंने इस कदर मैंने इन पे मैंने विश्वास हो गया था कि लोग इनको एकदम गॉड, अल्लाह की तरफ सब मानने लगा। अंग्रेजों को समस्या हो गया भाई कि हमारे ऊपर ये कौन आ गया। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, धार्मिक कट्टरतावाद भी यहाँ पे आ गया है। देखिए, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। हैदराबाद में भी खूब आ रहे हैं।
वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत की धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। अब काफिर माने जो बाहर का लोग है, ठीक है, या फिर जो लोग, ठीक है, इस्लाम को नहीं मानता है, गलत तरीके से बोलता है भाई, वो काफिर है, इसका मतलब यही होता है। और उन्हें बाहर भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम यहाँ पे सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000, उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, इतना रकम का इनाम रखा था। तो एक बार अंग्रेजों के हराए भी है उनकी छोटी टुकड़ी को, बाद में, ठीक है, इनको मार दिया गया। 29, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ध्यान रखिए, किस उर्दू कवि ने देखा था? भाई यहाँ पे गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब का नाम कौन भूल सकता है, शेरो शायरी की दुनिया में अव्वल व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण यहाँ पे नहीं था? वो था यहाँ पे अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है। फिर से पढ़िए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की क्षमता। अधिकारी अगर अक्षम रहते तो इतने, ठीक है, लंबे समय तक भारत पे कंट्रोल नहीं करते, तो बिल्कुल अधिकारियों का क्षमता यहाँ पे कोई, ठीक है, ऐसा कारण नहीं था। अंग्रेज अधिकारियों का क्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। मैंने मान के चलिए कि 1757 के बाद से, ठीक है, मैंने लगभग 1950 तक आते आते आप देखेंगे, सॉरी 1850 तक आते आते देखेंगे तो भारत में लगभग 60-65% भूमि पे सब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। अब बाकी पे जो बच रहा है 30-35%, उसमें भी इनडायरेक्ट रूप से जो छोटे मोटे रजवाड़ा होते थे, ये इन्हीं के, ठीक है, परमिशन पे पूरी तरीके से भी संचालित हो रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्ग में से किसने 1857 के विद्रोह में यहाँ पे भाग नहीं लिया? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह में कौन लोग यहाँ पे भाग नहीं लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे उत्तर पे यहाँ पे डी यहाँ पे दिखाया गया है, 2 और 4 को, कृषक को और यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, साहूकार को और यहाँ पे जमींदार को दिया है। अब आप बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि साहूकार और जमींदार ही क्यों? क्योंकि देखिए, अंग्रेज किसी न किसी को अपने साथ लेके चलते, तभी तो वे भारत पे इतना दिन तक कंट्रोल कर पाए। और साथ ले किसको चलेंगे? मजदूर को, किसान को, ऐसा नहीं चलते हैं, ठीक है। कोई भी जब मजबूत सत्ता आती तो चाहती है कि भाई हमारे अंडर कंट्रोल में कुछ ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया जाए जो भाई हमारे एकदम चाटुकार बन के रह जाए। और देखेंगे साहूकार और जमींदार ये सब यही काम करता है। शुरू में अंग्रेजों से परेशान होता है, लेकिन बाद में अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भाई अगर भारत पे कंट्रोल करना है तो भाई इनको पूरी तरीके से, मैंने बैल को देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, बैल को नाथ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही साहूकार और जमींदारों को अंग्रेजों ने नाथ लिया पूरी तरीके से। और अब साहूकार और जमींदारों के अंतर्गत भारत की पूरी जनसंख्या, मजदूर, किसान, सब इन्हीं के अंतर्गत यहाँ पे आती है। देखेंगे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लग गया था। इधर बम्बई प्रेसिडेंसी की तरफ इधर आप देखेंगे तो इधर खासकर जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, यानी यहाँ पे हर जगह जो बिचौलिए लोग थे, साहूकार के रूप में, जमींदार के रूप में, किसानों को शोषण भी करते थे। किसान लोग तो समझ ही नहीं पाते थे कि भाई अंग्रेज करवा रहे हैं, ये हाल था। ये तो 1857 की जब क्रांति हो गई तब लगा वो हमारा असली दुश्मन कौन है। तो यही यहाँ पे दे दिया गया है। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी में लपेट नहीं ले सका। लेकिन देखिए, कुंवर सिंह भी एक जमींदार थे, लेकिन वे पार्टिसिपेट किए। क्यों? क्योंकि भाई जिन जमींदारों का जमीन छीन लिया गया था, जिन साहूकारों को पूरी तरीके से कर्ज में लाद दिया गया था, वैसे लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन ऐसे में कितने लोग थे? मैंने गिनती की, आप झांसी की रानी को ले लीजिए, ठीक है, एक शासिका के रूप में मौजूद थी, जहाँ पे गोद निषेध प्रथा के जरिए अंग्रेजों ने उनके क्षेत्रों को ले लिया था। वीर कुंवर को ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा नाना फडणवीस को ले लीजिए, तात्या टोपे को ले लीजिए। मैंने ऐसे ही, मैंने आप लोग एकदम मैंने अंगुलियों पे ऐसे हैं, ठीक है, नेताओं को आप नाम गिन सकते हैं। लेकिन क्या उस समय सिर्फ इतने ही होंगे? इनसे भी कहीं ज़्यादा थे। आप लोगों ने वो मणिकर्णिका, ठीक है, जो मूवी आई हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब जाती है झांसी की रानी, जब हेल्प लेने के लिए जाती है तो बहुत सारे जो जमींदार शासक होते हैं उसकी मदद ही नहीं करते हैं। ये क्या था? मदद नहीं कर रहे, इसका मतलब कि भाई हम अंग्रेजों के चाटुकार हैं, अंग्रेजों से हम लोहा लेना नहीं चाहते हैं।
यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, अब ये मराठा लोग हैं भाई, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिंधिया काफ़ी फेमस है अभी, महाराज सिंधिया, ठीक है, दल बदलू नेता हो चुके हैं। तो ग्वालियर के सिंधिया है, इंदौर के होलकर है, हैदराबाद के निजाम है, जोधपुर के राजा, ठीक है, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। एकदम देखिए ओपन चैलेंज है कि भाई तुमने अंग्रेजों की चाटुकारिता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। मैंने भाई पीछे तो हम लोग हैं, इन्हीं लोगों ने रोक दिया, वरना यह तूफान एक लहर में ही बहा ले जाता, मैंने हम लोग को निकाल देता सब, इतना ताकतवर हो चुका था। यही है ना कि क्या करिएगा, भारतीयों को ही क्या कर रहा है, काट रहा है। अभी देखिए हम लोग टीपू सुल्तान को कि कैसे मराठा और निजामों के द्वारा घेर के मार दिया गया। मैंने अंग्रेज सहायता की है, लेकिन नेतृत्व तो ठीक है, अंग्रेज भले कर रहे हैं, लेकिन हेल्प उनकी कौन कर रहा है, मराठा और निजाम कर रहे हैं। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थनाएं की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना हुए सूदखोर थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का समर्थन, ठीक है, मैंने साथ नहीं दिया था। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आधुनिकीकरण के नाम में भारत में क्या होगा, सीमित औद्योगिकरण होगा, और इस सीमित औद्योगिकरण के नाम पे जितना भी फायदेमंद वाला चीज़ होगा, रेलवे, चाय, जूट मशीन, बड़ी बड़ी जो भी मशीनें होगी, अंग्रेज खुदे सब चलाएगा। अब बाकी जो रहेगा दियासलाई मशीन वगैरह बोलेगा भारतीयों की तुम लोग चलाओ। सोचिए, ये है औद्योगिकरण भारत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, तो पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। अब देखिए क्या बोलते, दरभंगा है, डुमराव है, हटवा है, ये ठीक है। मेरे ख्याल से यह स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, गलत है यहाँ पे, तो सॉरी, ये सही होगा, मदद की यहाँ पे किया गया था, तो इसका करेक्ट उत्तर यही है। 1857 के स्वतंत्रता का बिहार में कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की जन धन एवं जो दोनों से बड़ी सहायता की थी। देखिए ये बिहार का क्षेत्र है, इन गद्दार जमींदारों का कभी नाम लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। उन्हीं जमींदारों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने, ठीक है, अंग्रेजों से लोहा लिया, जैसे कि वीर कुंवर सिंह, ठीक है। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग यहाँ पे अप्रभावित रहा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जा रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, बी है, केवल 5 है, सॉरी, ठीक है, बी में केवल हो जाएगा 5, ठीक है। मुंगेर का जो क्षेत्र, अब मुंगेर कहाँ है, नीचे देखेंगे जस्ट, ठीक है, कट्टा का जो खान जिसे बोला गया मुंगेर, रेड बेल्ट जिसे बोला जाता है, लाल सलाम वाला जो एरिया है वहाँ पे बिल्कुल नीचे झारखंड के, ठीक है, नीचे आप लोगों को, ठीक है, झारखंड से एकदम सीमा बनाते हुए मुंगेर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानपुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली, माने जो एक पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अब विद्रोही है, ध्यान रखिए, जब भी विद्रोही की बात आती है, भारत के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा विद्रोही बोला गया, देशद्रोही बोला गया, और हमारे द्वारा अब इनको विद्रोही नहीं बोला जाएगा भाई, हमारे द्वारा इनको राष्ट्रवादी बोला जाएगा। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, ये थी बेगम ऑफ अवध, ये वही बेगम ऑफ अवध थी, ठीक है, जो सआदत अली खान की, ठीक है, पत्नी थी। बेगम हजरत महल आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये वही है, ठीक है। उनके भी साथ समस्या थी भाई, उनके पति को मार दिया गया, और उनके पति को जब मार दिया गया तो भाई अवध के क्षेत्र को अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। अब अवध का क्षेत्र जब अंग्रेजों कंट्रोल में जाएगा तो अवध के लोग माने अंग्रेजों का दांत खट्टे कर देगा सब, माने सबसे अधिक जो परेशानी हुई अंग्रेजों को अवध के क्षेत्रों में हुई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने देखा था चर्बी वाले कारतूस स्कूलों के सैनिक यूनाइट हो चुके थे,
यहाँ तक कि ठीक है, जो एक धार्मिक नेता थे, मुस्लिम धार्मिक नेता, खुद वे सैनिकों को यूनाइट कर रहे थे। दूसरा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये बहुत बड़ा ठीक है फैक्टर है, क्योंकि भाई आधे से अधिक जमींदार तो भाई अंग्रेजों के पक्ष में है। लीडरशिप करने वाला भाई बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो बूढ़ा हो चुका है भाई, उसको नेतृत्व करने के लिए किया जा रहा है। क्या करेगा वो लीडरशिप करने के लिए? मैंने एकदम सिकंदर का आप लोगों ने मूवी देखा होगा, 300 आप लोगों ने मूवी देखा होगा, वो होता है लीडरशिप। मैंने एकदम मुर्दे में भी जान फूंक दे भाई, वो होता है नेता। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भाव देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह एकदम कमजोर हो चुका था, मैंने 82 वर्ष में युद्ध करेगा। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी कठिन नहीं था, मैंने काफ़ी यहाँ पे ठीक है मतलब नहीं था भाई, समझ रहे हैं आप लोग। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनके शासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साक्षी घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट यहाँ पे विचार करना है, कथन दे दिया है, कथन और कारण है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है। कारण, बहादुर शाह का जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में यहाँ पे कतरा गए। तो देखिए बिल्कुल सही है, असफल तो हुआ लेकिन कारण भी यहाँ पे सही है, इसीलिए मेरे ख्याल से ठीक है करेक्ट उत्तर होना चाहिए ए। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद, ये सब ठीक है निकम्मा जो जमींदार हुआ, शासक हुआ, इसने राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की अंग्रेजों की। संकट के समय अंग्रेजों ने कहा था, यह सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, अर्थात भाई हमें भागना पड़ेगा। लेकिन सिंधिया ने भाई साथ दे दिया। दल बदलू ये देखेंगे मराठा से समय ही सिंधियों का जो नेचर है मैंने सही नहीं होता है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो जैसे ही 31 दिसंबर 1857 को भाई अब घोषणा कर दी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। अब 31 दिसंबर के बाद 1 तारीख को जैसे 1858 ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। 1857 के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ठीक है भारत में उसका 1 नवंबर 1858 होगा, थोड़ा सा इतने बार मिस्टेक हो जाता है, मुझे लगता है मैं 1858 ही कर रहा हूँ। तो 1858 है क्योंकि 1857 तक तो युद्ध चलता है। तो 1 नवंबर 1858 को भाई वो घोषणा कर दी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म हो जाएगा, अब हमारे द्वारा भारत पे कंट्रोल किया जाएगा। अर्थात जो ब्रिटिश जो हुकूमत हुई ठीक है, अंग्रेजी मैंने हमारे ताज मैंने जिसको क्राउन बोला गया, उस क्राउन के अंडर में आ जाएगा। उसके लिए बाकायदा देखिए एक सिस्टम बना दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना कर दी गई। एक भारतीय मंत्री या सचिव, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अब इनका सबको जो सैलरी वगैरह होता था सब भारत की खजाना से दिया जाता था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनी को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। अब देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने दीजिए। लेकिन जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में कहानी की तरह छप जाएगा, जो कि आप एग्जाम यकीन मानिए ये मेंस तक आपको सहायता करेगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से चयन किया था? गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तरी ठीक है प्रांत से चयन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम प्रांत पे थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन कर दिया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था और बाकायदे जहां जाए बिहार, यूपी के, बंगाल के जो भी सेना थे इन सैनिकों पे ठीक है मैंने एक जो सेना होता था बिहार बंगाल का, तो ये रेशियो को कम कर दिया गया।
पहले क्या था कि एक मतलब 3 जो अंग्रेज होते थे, ठीक है, 3 अंग्रेज में 9, ठीक है, भारतीय सैनिकों को रखा गया। लेकिन अब जहाँ जहाँ बिहार थे, बंगाल के थे, यहाँ पे उनके रेशियो को कम कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वो भाई साहब ये थे सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ये नाम है। सर जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया कि भाई इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया, हम तो अच्छा खासा वहाँ व्यापार कर रहे थे। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। देखेंगे सैनिक विद्रोह नहीं था, सैनिक विद्रोह होता तो जमींदार क्यों आ जाते, शासक क्यों आ जाते, किसान क्यों आ जाते। सर जॉन मिलर सिने के अनुसार 1857 के विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। अब ये बातें ठीक है उनके द्वारा बताई जा रही है, अब हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। झांसी की रानी सिर्फ झांसी के लिए नहीं लड़ रही थी, वीर कुंवर सिंह सिर्फ बिहार के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। थोड़ा सा तो इसमें है ना, मैंने कुछ कुछ बातें लगेगा कि अंग्रेजों को भी सही है, आप लोग समझदार हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था, न ही इसे सर्वसाधारण का जन समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो हम कहेंगे, अभी आप सोशल मीडिया में बात बोलेंगे, लेकिन जब यूपीएससी आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, बीपीएससी प्रश्न पूछेगा, तो आपको न्यूट्रल वे में जवाब देना है। ये नहीं कि आप किसी को बहुत महान बना दे, किसी को बहुत आप कमजोर कर दे। थोड़ा सा आप लोगों को बैलेंस अप्रोच रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? ये है यहाँ पे पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का यहाँ पे गठन किया। इसमें क्या किया, इसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। भाई एक में ना रहेंगे ना फिर से हंगामा होगा। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। देखिए रेशियो बढ़ा दिया गया, सीधे 20,000 संख्या बढ़ा दिया गया। अब भारतीय सैनिकों की संख्या यहाँ पे 2,38,000 से हटाकर इनकी संख्या 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में देखिए यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों के साथ 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास बम्बई में कितना था, 3 था। यही तो है। देखिए धीरे धीरे नील विद्रोह किसके बारे में था, अब आप लोगों को पता होगा, ठीक है, देख ले रहे हैं। उत्तर दिया हुआ सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। मैंने रैयत मैंने किसान होता है, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती यहाँ पे कृषि करवाई जा रही थी। अब इसी नील की खेती को लेके आप लोगों को पता ही होगा, महात्मा गांधी का जो आगमन होता है चंपारण में, सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, ठीक है, इसी नील को खेती को लेके कि जो 3 कटिया पद्धति के माध्यम से वहाँ के किसानों का जबरदस्ती नील के यहाँ पे कृषि करवाई जाती थी। और नील एक ऐसा पौधा है, ध्यान रखिएगा, जिस मिट्टी पे मैंने वो नील एक बार अगर उगा दिया जाएगा तो फिर वो मिट्टी को पूरा जो उसकी उपजाऊपन वो ख़त्म कर देता हो, बड़ी समस्या थी, बंजर बना देता है। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर जिले में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण था ददनी प्रथा थी, जिसमें बगान मालिकों को किसानों की खेती के लिए कुछ और पैसा अग्रिम भुगतान कर देना था। मैंने शुरू में नील उपजाने के लिए पहले पैसा दो, ठीक है, मैंने इतना पैसा भाई गरीबों पे लाद दो, किसानों पे लाद दो कि फिर अब हो जाए। जो व्यक्ति कर्ज दबा है भाई, मालिक तो उससे कुछ भी करवा सकता है, भाई तुम नील की खेती करो, यही होता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बगान मालिकों को पूर्व निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार ही बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था दीनबंधु मित्र। पागलपंथ की यहाँ पे स्थापना किसने की? करम शाह के द्वारा किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को बुक में छानते रह जाइएगा, जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या पता इसे रिपीट कर दें, तो ध्यान रखिएगा। पागलपंथ करम शाह के द्वारा किया गया। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1850 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतने शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर यहाँ पे नियुक्त कर लिया। फराजी कौन थे? नाम ही है फराजी, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ठीक है। इसको फराजी आंदोलन देखेंगे हम लोग, फर्जी आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फराजी कौन थे?
हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, समाज तथा राजनीतिक अमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। चेंज। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। अब यहाँ पे वहाबी में आएंगे तो फिर इनका कुछ नाम होगा। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? अभी देखा हम लोगों ने, हाजी शरीयतुल्लाह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई 1840 ईस्वी में भागवत जवाहर मल द्वारा की गई, जिसमें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया, मैंने एकदम कि छोड़ना नहीं है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन को एक नेता राम सिंह को रंगून निवासित कर दिया गया, जहां इसकी 1885 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण उस समय क्या था? तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज पर कर। अब ये दक्कन का दंगा, इसका एक ही कारण था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत अंग्रेज का अधिकारी डायरेक्ट किसानों से कर वसूल कर सकता था। और समस्या क्या थी कि किसानों से बहुत ऊंची राजस्व वसूली की जाती थी। अब ऊंची वसूली को पूर्ति करने के लिए किसानों ने क्या किया? तो साहूकारों से कर लेना शुरू किया। अब कर्ज लेना शुरू किया। अब कर्ज लेना साहूकारों से शुरू कर रहा है। आगे देखेंगे कपास वाला मामला आ जाएगा। जब अमेरिका में अमेरिकी गृह क्रांति हो गई 1860 के आसपास, तो भारतीय किसानों से कपास उगवाया जाएगा। माने अंग्रेज लोग महाजनों को बहुत पैसा बांटेगा सब, और महाजन सब संस्था श्रम में, माने संस्था क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट में पैसा किसानों को बांट देगा और बोलेगा कि भाई कपास उगाओ। सोचिए, कपास उगा रहे हैं और अचानक अमेरिकी गृह क्रांति, आपको पता है, अब्राहम लिंकन के प्रयासों से खत्म हो गया। अब वहां से पुनः कपास ब्रिटेन को भेजा जाने लगा। अब भारत के लोग कपास क्या करें? पहले से जो इतना इंटरेस्ट लिए थे, क्या करें? बड़ी समस्या थी, इसीलिए वहां पे दक्कन का विद्रोह हो गया। अब इस दक्कन के विद्रोह में सिर्फ और सिर्फ देखेंगे हम लोग कि किसान लोगों को पता भी नहीं है कि भाई हमारे दुश्मन अंग्रेज हैं। माने ये साहूकारों के, जमींदारों के, उनका घर द्वार सब जला रहे हैं। बड़ी समस्या थी। 1875 के दक्कन के विद्रोह के अनेक कारण थे, जिससे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की शिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनका हस्ताक्षर करवाना, ये सब साहूकार जो था, जमींदार था, खूब करवाता था। क्योंकि उस समय तक देखिए अदालत वदालत, न्यायिक व्यवस्था सब आ चुकी थी। न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता मिली। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। माने अब एकदम डैमेज हो गए, भाई दे ही नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा उचित ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक यहाँ पे कारण बन गया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ये किया था यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। तो वासुदेव देख पा रहे हैं यहाँ पे, प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से लेके 83 के बीच इनका टाइम लाइन है। इसने बम्बई के प्रेसिडेंसी रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। इन्हें काली पाना के सजा दी, मैंने ठीक है, काला पानी की इनको सजा दी गई। और ये जो काला पानी थे, आप लोग पता है, अंडमान निकोबार में बड़ा खतरनाक तरीके से दिया जाता था। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो काला पानी की सजा देखिए, बंगाल में, मैंने जो बे ऑफ बंगाल है उसमें स्थित अंडमान निकोबार में, मैंने इतना मेन नेताओं को दूर भेज दो कि भाई उनके उस समर्थन को वहाँ पहुँच ही नहीं जाए। सोचिए, एकदम पूरा एक आइसलैंड है, एक द्वीप है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये हुआ था यहाँ पे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अनभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ भाई? वघेरा विद्रोह हुआ यहाँ पे बड़ौदा में, ध्यान रखिएगा, बड़ौदा में। वघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया।
बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों को अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली यहाँ पे जनजाति का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध बलि मैंने विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ये भाई साहब लोग खोंड। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ, मैंने समझ रहे। मानव बलि प्रथा इतना जबरदस्त धार्मिक मान्यता थी भारत में। यही कारण है कि देखिए यहाँ अंग्रेजों को अगर आप देखेंगे, खासकर सती प्रथा हो गया, मानव बलि प्रथा हो गया, विधवा प्रथा हो गया, उस समय के संदर्भ में देखेंगे तो कुछ अच्छा भी काम हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब इतना फंडामेंटल राइट का सबका हनन किया जा रहा था। तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास। अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश संबंधित था, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेता ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? अब इसमें देखिए टाइम लाइन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा स्टार मार्क यहाँ पे कर दिया गया है। कारण क्या है? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र में हुई विद्रोह की लंबी श्रृंखला है, क्योंकि छोटा नागपुर की जो पहाड़ियों पे बहुत अधिक ट्राइब लोग रहते थे। अब जो ट्राइब लोग रहते थे, टाइम जो पीरियड यहाँ पे जो दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने बहुत गैप नहीं है, पूरी तरीके से एकदम कंटिन्यू चल रहा है। तो इस टाइम लाइन के गैप के बीच अगर देखा जाए यहाँ पे, तो कुछ विद्रोह यहाँ पे हुआ है। 1831 से 36 में कोल विद्रोह हुआ, संथाल हुआ 1855 से 56, और मुंडा हुआ 1800, ठीक है, 99 में। तो संथाल विद्रोह, ठीक है, आप लोगों को नाम यहाँ पे होगा ही होगा, सिद्धू कान्हा का नाम आएगा, मुंडा में बिरसा मुंडा का नाम आएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है मैच नहीं कर रहा है पूरी तरीके से, देखिए, ठीक है, इसीलिए बीपीएससी स्टार लगा दिया है। यही बीपीएससी कमीशन का ही समस्या है भाई। जब पहले से तुमको उत्तर श्योरिटी नहीं है तो तुम गलत प्रश्न बना के क्यों दे देते हो भाई? मत दो ऐसे प्रश्नों को। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को यहाँ पे हराया था? उसका नाम था मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकों पर आक्रमण कर दिया, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में मैंने संथालों ने हरा दिया। मुंडाओं ने विद्रोह, ठीक है, खड़ा किया था। कब किया था? अभी हम लोग ने देखा था 1895 में, 1895, 97, 98, 99। चूंकि जो विद्रोह था, ध्यान रखिएगा, कोई एक निश्चित टाइमलाइन में तो नहीं होता है ना, मतलब कब शुरुआत हुई, एग्जैक्ट किस दिन को हुआ, ये कोई नहीं बता सकता है। तो इसीलिए इसको कोई ईस्वी सन के आधार पर ही रखा जाता है। तो मुंडा आदिवासियों के विद्रोह 1899 से 1900 मैंने लगभग साल भर चला, इसके बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा को लोग भगवान का दर्जा दे रहे थे, और बिरसा मुंडा, ठीक है, उनकी मृत्यु भी हो गई, जेल में जाके उनको कर दिया गया। अब बड़ा आपको अजीब लगेगा, बिरसा मुंडा कब मरे, टाइम को लेकर बीपीएससी ने सवाल पूछ दिया। आगे हम लोग देखेंगे, माने ये हाल होता है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ता है। मेरे ख्याल से बीपीएससी अगर निगेटिव मार्किंग है तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो किसी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं आपको, पढ़ते रह जाइएगा, पन्ना उलटते रह जाइएगा। अब ऐसे प्रश्नों के पीछे भागेंगे तो बाकी का आपको जो पोर्शन है वो आपको इनकम्प्लीट होने लगेगा। तो मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, ठीक है। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का, अब देखिए, मुंडा विद्रोह, इसको क्या बोला गया? उलगुलान, ठीक है, मैंने महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामी वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा, ठीक है, मैंने विरुद्ध यहाँ पे बिरसा मुंडा की शुरुआत हुई। अब खूंट कट्टी है, देखिएगा, झारखंड के क्षेत्रों में अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। वहाँ के लोगों ने पूरी की पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है, भारत का जो भी सिस्टम है,
इसको मैंने इससे पूरी तरीके से उन लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया कि भाई हम अपना कंट्रोल करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीति का आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। अभी मैंने बताया था हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकू माने गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, माने अंग्रेजों से लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल हो गई जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार लेकर मैंने चल पड़े। मैंने मुंडा के कॉन्सेप्ट था कि देखना भाई अंग्रेजों से जब हमारा युद्ध होगा तो हमारी तीर धनुष से आग उगलेगी और उनका जो बंदूक है पूरी तरीके से पानी उगलेगा। उल्टा पड़ गया, ठीक है। तब यहाँ पे जो मुंडा लोग यहाँ मारे गए या बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जेल भी भेज दिया गया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये था रांची। ध्यान रखिएगा, रांची झारखंड का जो क्षेत्र है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर था का। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना था, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। नेक्स्ट, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? भाई नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हौज विद्रोह कब हुआ? यहाँ पे 1820 से 21 के दौरान हुआ था। इसका केंद्र संथाल परगना था, ठीक है। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। आदिवासियों ने, अब देखिए बिहार है, सिंध है, काठियावाड़, यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। अब यहाँ बड़ी समस्या है। अगर बिहार को देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले जो भी संथाल लोग थे, मुंडा लोग थे। झारखंड तो अलग नहीं हुआ था, बिहार ही में थे। पंजाब में भी इधर आपको ट्राइब देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ भी हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए कर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। छोटा नागपुर में हो एवं मुंडा जनजाति ने 1820-22 में किया। 1831 में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। सिंध के जनजातियों ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। मोर देन, ठीक है, 1 है इसका उत्तर। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ यहाँ पे बगावत नहीं की? ध्यान रखिएगा, किसने नहीं की तो वो बताए वही हैदराबाद के निजाम, माने चाटुकार बन के सब रह गया। बड़ी समस्या थी। आज़ादी के बाद से भी देखिए जो हैदराबाद का निजाम, ठीक है, मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको बोला गया कि एक हाथ में गुलाब का फूल दूसरे हाथ में लाठी लेके जाते थे। ये भाई हैदराबाद वालों ने लाठी स्वीकारना एक्सेप्ट किया और हुआ भी। भाई भारतीय सेना को बुला लिया गया, हैदराबाद को घेर के भारत में मिला लिया गया। तो ये बड़ा समस्या था इनके साथ। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त तो सभी राजा तमिलनाडु को पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्मी ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1878 का वर्नाकुलर से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट किसने यहाँ पे रद्द किया था? ये भाई रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने कि भाई ना प्रेस एक्ट यहाँ पे, ठीक है, अगर हटा दिया जाएगा तो सही रहेगा। प्रेस एक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब न्यूज को क्या करना, संशोधन करना। संशोधन करने के बाद ही उसको पूरी तरीके से प्रकाशित करवाया जाएगा। तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। स्वतंत्रता यहाँ पे दी, जो कि एक अच्छी भाषा में एक अच्छा जो काम किया गया था। अदरवाइज भारतीयों के द्वारा जो भी यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं जो छपती थी पहले उसको, ठीक है, संशोधित करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि पहले भेजो भाई, अंग्रेज उसको फिल्टर कर देंगे क्या छापना है क्या नहीं छापना है, तभी जाके उसको प्रकाशित करना है। तो लॉर्ड रिपर ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को यहाँ पे स्वतंत्रता दे दी गई कि भाई अब छापो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 में यहाँ पे पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इससे अपराधी को वकील ने अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर यहाँ पे हस्ताक्षरित करवा लें और कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। देख रहे हैं, मैंने हद है। मैंने आज के समय में जिसको बोला गया गोदी मीडिया, कुछ ऐसे ही आपको करते हुए नजर आएगी, ठीक है। मैंने ऐसा ही करवा लिया गया उनको। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? भाई जमींदारों के साथ किया गया। जमींदारों को भूमि का पट्टा का मालिक बना दिया और बोला गया कि इस भूमि के पट्टा का मालिक को अगर बना दिया जा रहा है तो पूरा का पूरा तुमको कर वसूल के भाई हमको देना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर नहीं वसूल पाए तो भाई हम नहीं जानते, हमारी फिक्स है, परमानेंट सेटलमेंट बोला गया कि भाई हमारे तुम्हारे बीच फिक्स है, एक निश्चित जो राशि तुमको देना पड़ेगा, नहीं दे पाए तो भाई तुम्हारी हम जमीन बेच देंगे। यही कॉन्सेप्ट था। इसको कर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया, ध्यान रखिएगा। इसको इस तरह मारामारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिसेवदारी मैंने जाना जाता है। सबका इंग्लिश एक ही नाम है, परमानेंट सेटलमेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह मारारी, जागीरदारी, ध्यान रखिएगा। यह कहाँ कहाँ लागू किया गया था, इंपॉर्टेंट हो सकता है। बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। अब कितनी बार जब कर्नाटक में जाती है तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे रैयतबाड़ी था, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके अंतर्गत समूचा ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति माने भद्र नवाब थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था, देख लीजिए यहाँ पे क्या कारण था परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के लिए, ताकि ठीक है जमींदारों का जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्ताक्षरित करने का अधिकार था। तो देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यही था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। हम लोग अभी से ठीक है काफ़ी यहाँ पे देख लिया इसके बारे में। रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति कीजिए। डैश डैश में बिहार और बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाली किराएदार अधिनियम द्वारा यहाँ पे ठीक है दिया गया। किसके द्वारा, 1885 में, 1885 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, जमींदारों को यह अधिकार प्रदान किया गया। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिक ने किरायों में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 को लागू कर दिया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारियों को यहाँ पे परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की यहाँ पे रचना की गई थी। इसके क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ठीक है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो यहाँ पे देख पा रहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है मैंने पुराने विचारों थे, इनका स्टेटमेंट था भाई कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और जो एक और व्यक्ति थे ठीक है राजा राम मोहन राय, वे थोड़ा मॉडर्न थे, आधुनिक थे। उनका मानना था कि भाई हमें पश्चिमी सभ्यता को भी थोड़ा थोड़ा मैंने अपनाना चाहिए, भारतीय सभ्यता भी ठीक है, पश्चिमी सभ्यता भी ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती ठीक है, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, आर्य समाज नाम ही आर्य लोग, ब्राह्मण लोग ठीक है। मूलधर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मौर्य रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिना पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार, उनके प्रसिद्ध पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है, अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, 5 महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? किसने की अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना? शिशिर कुमार घोष, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। 68 नंबर, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? भाई वो था यहाँ पे लीडर ठीक है। फ्री प्रेस जनरल एवं न्यूज एजेंसियाँ थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। नाम होगा यंग इंडिया, किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। भाई संपादन होता है ना, एडिटिंग जिसको बोला जाएगा। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। अब गांधी का जो संबंध था उदारवादियों से अधिक था, उग्रवादियों से उनका बहुत अधिक पड़ता नहीं था। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो भाई इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे बुद्धिजीवियों को किया था, नगर उच्च जातियों को किया था, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को किया गया था। ये उदार राजवाड़े थे, इनके लिए बहुत अधिक प्रावधान नहीं था। भाई ये अंग्रेजों के माने एकदम बगल में चिपके रहे।
तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहाँ एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और गौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगर उच्च जाति हो एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट 17 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भाई ये कौन थे भाई? तो राजा राम मोहन राय, मैंने बता दिया है, ठीक है, कि मैंने पश्चिम और पूर्व की सभ्यता को मिक्स करके चलने वाले बेहद ही अग्रदूत माना जाता है पुनर्जागरण का, मैंने पुनः जाग जाना इसका मतलब होता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत इनको बोला गया। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय यही थे आत्मा सभा के, जिन्होंने 1800 देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। भाई मॉडर्न व्यक्ति थे, यूरोपीय सभ्यता से, ठीक है, प्रभावित थे। हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया, अर्थात अब राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, राजा ब्रह्मा कभी नहीं भूलेगा। अदरवाइज राजा राम मोहन राय को लेके और दयानंद सरस्वती को बीच के लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि किसने आर्य समाज की स्थापना की, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक को याद रखिए, राजा ब्रह्मा। इसका समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया गया। समस्या है यहाँ पे, देखिए 20 अगस्त 1828 को हुआ था, वैसे कोई यहाँ पे डेट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उनकी जो भी, ठीक है, विचारधारा थे पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रेरित थे। तो जो भी भारत में हो रहा था, ठीक है, जाति व्यवस्था, रंग रूप, ठीक है, श्वेत अश्वेत, थोड़ा सा समस्या था उनको। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे 1828 दिया हुआ है, अब इसको डेट भी ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त 1828। इस तरह की जो भी बड़ी चेंजेस जहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं आपको डेट आपको, ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा। डेट के साथ साथ, ठीक है, जो भी उनका मंथ वगैरह है, ठीक है, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विलियम बेंटिक। इसी राजा राम मोहन, ठीक है, राजा राम मोहन राय नहीं है यहाँ पे, क्या नाम है उनका, वो मेरे ख्याल से भी एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1880 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी यहाँ पे लागू किया। शायद विक्रम सारा भाई आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट, मेरे ख्याल से राजा राम मोहन राय तो नहीं है, ठीक है। राजा राम मोहन राय की तरफ मेरा ध्यान कुछ ज़्यादा जा रहा है और मेरे ख्याल से मैं कंफर्म हूँ राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। भारतीय जो थे राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इन्होंने प्रयास किया, भाई अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया ख़त्म करो। तो जो अंग्रेज उस समय था गवर्नर जनरल, यही था विलियम बेंटिक। दो नाम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये भाई थे आत्माराम पांडु राय। प्रार्थना समाज और कोई नहीं, आर्य समाज की एक शाखा है। आगे देखेंगे कि जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म बढ़ते गया, उसी तरीके से ये जो आर्य समाज है ये भी बटेगा, ब्रह्म समाज ये भी बटेगा, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडु द्वारा की गई। इसमें महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 से जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? तो भाई थे स्वामी विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद एकदम विस्तार से अध्ययन किया। अपनी गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को यहाँ पे दिया गया। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में 1893 ईस्वी में वही जो उनका सिखाऊ वाला भाषण है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। याद रखिएगा, शिकागो में कहाँ पे? तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में वहाँ पे भाषण दिया गया, जहाँ बहुत सारे देशों को बुला के, ठीक है, जो भी एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाला था उससे भाषण दिया जाता था।
इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सब सामने पहली बार भारत की संस्कृति को, भारत की जो भी कल्चरल एक्टिविटी है उसकी महत्व को बहुत ही प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड में भ्रमण किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक सीमित नहीं रह गया है, वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न था। इसके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी के अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने के बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता बोलते हैं। यही विवेकानंद से बोलते थे, भाई मेरे जैसे अगर 10 लोग अगर पूरे भारत में पैदा हो जाए तो पूरे भारत को हम लोग बदल देंगे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की? इनके द्वारा 1897 में। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद यही जो गुरु जो रामकृष्ण परमहंस के एकदम पक्का शिष्य थे, उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद बन गए। 1863 से 1902 के बीच उनका पूरा का पूरा टाइम लाइन है जिंदगी का। उन्होंने रामकृष्ण के संदेशों को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का भी अंश है। तो यहाँ पे वहीं जीव और ब्रह्मा का कुछ न कुछ उपनिषदीय चिंतन से भी प्रभावित थे। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या स्थापित है? आर्य समाज। अभी हम लोगों ने देखा था आर्य समाज 1875 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई, जबकि 1828 में हम लोगों ने देखा था कि जो ठीक है आर्य समाज यहाँ पे है, ठीक है, ब्रह्म समाज की, ठीक है, राजा राम मोहन के द्वारा। तो थोड़ा कन्फ्यूजन था। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य भाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का यहाँ पे अधिक प्रचार प्रसार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करने वाली स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मैंने बता दिया है। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबला, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, उपनिषदीय काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर से संपादित करने के निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। 1892-93 में आर्य समाज देखिए 2 गुट में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। ये जो पाश्चात्य शिक्षा है, पुरानी जो शिक्षा थी, वह एक समर्थन कर रहा था, अर्थात दूसरा विरोध कर रहा था। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग, इसका मतलब कि भाई एंग्लो आएगा एक, ठीक है, एंग्लो शिक्षा प्रणाली आएगा, लोग इसको लोग सब सपोर्ट करेंगे, आंग्लवादी जिसको बोला गया। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराव प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना भी की। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? भाई उनका नाम है यहाँ पे ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा यहाँ पे किया गया 1873 में। इनका जो जन्म हुआ था यह तो 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मण एवं उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्थापित की थी? ये की थी मैडम HP ब्लावेट्स्की द्वारा यहाँ पे किया गया। तो थियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी जो महिला थी, मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक
1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड़यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना भी था तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की ऑलरेडी स्थापना कर ली गई थी। नेक्स्ट, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से स्तंभ हुआ था? भाई तो थे यहाँ पे ज्योतिबा फूले। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले। दिया गया है प्रश्नगत विकल्प में भारत में नारी जो आंदोलन है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। वैसे तो इन्हीं जो यहाँ पे नाम दिया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही है। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। तो महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई। तो यहाँ पे विकल्प ए में रमाबाई नाम नहीं होता तो यह उत्तर होता, ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और यहाँ पे तारांकित कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी, लेकिन यहाँ पे जो ठीक है डी लगा दिया गया है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मज देवस्वन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। ठीक है, तो उसका उत्तर है यहाँ पे बी। ठीक है, आत्माराम पांडुराम, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुर्दुंजी। तो देखिए प्रार्थना समाज, ठीक है, आत्माराम पांडुराम, यंग इंडिया गांधी जी, ठीक है, लोक हितवादी गोपाल हरि, सत्यशोधक समाज, ठीक है, ज्योतिबा फूले, और उसके बाद से ठीक है मज देवन सभा के लिए नौरोजी फुरंदोजी। तो ये नामों को आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने बार ठीक है हो सकता है इसको रिपीट कर दे, सब वही बातें दिया गया है। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। बायकॉट माने एकदम उसको बहिष्कृत कर देना, हमने किनारे कर देना। 1919 में ठीक है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था तो देख लीजिए आप। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसान का संगठित होकर विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू भी बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वह वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि भाई लगान का नकद में परिवर्तन। ये ध्यान रखिएगा, एका आंदोलन 1921-22 में चलाया गया। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इसी नामों को आप लोग एकदम मैंने क्लियर कीजिएगा। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान ठीक है वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए। आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद का रूप में रूपांतरण किया जाए। कि भाई नगद रूप के रूप में रहेगा तो फिक्स है ही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, भाई अनाज का दाम बढ़ रहा है हम दे देंगे। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ये भी बीपीएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अब वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनसे कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनका समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। नेक्स्ट,
इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? वो थे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पता ही आप लोगों को। वे सितंबर 1946 में संगठित अंतरिम सरकार में, माने जब ठीक है अंग्रेज जब थे यहाँ पे, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो जब संविधान बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था उस समय, ठीक है, धीरे धीरे बन भी रहा था, और एक ठीक है औपचारिक तौर पे जो यहाँ पे गठित किया गया था, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जब संविधान बन गया सब, तो पहला ये राष्ट्रपति भी बन गए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यहाँ पे संबंधित है, किससे संबंधित है? वो है वारेन हेस्टिंग से, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध किया, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय तक भय मुख्यतः अफगानों और मराठियों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां प्रमुख हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से लेकर 1765 के बीच। सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसको घेरे की भी नीति बोला गया, मैंने घेरना है यहाँ पे, 1765 से लेकर 1813 के बीच। अधीनस्थ पार्थकों की नीति 1813 से 1857 के बीच। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 के बीच। बराबर के संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 के बीच। देखिए सब मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग ठीक है इसको मेमोराइज भी कीजिए, डायरेक्ट पूछ देगा बीपीएससी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को यहाँ पे समाप्त कर दिया था। पूरा पूरा ठीक है बातें दिया गया है कि भाई इसका खत्म करते हैं, बहुत खेल हो गया, अब खुद हम ही बंगाल का नवाब, खुद हम ही लोग बन के रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो सरदार था, पेशवा बाजीराव सेकेंड, ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव सेकेंड। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था कि वह समय समय विकसित हुई थी। मैंने संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था भाई, डुप्ले, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसने अपनी सेना की राय पर भारतीय राजाओं को थी। अब डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी अधिकारी था। अंग्रेजों से भी यह प्रणाली अपनाई कि भाई जब फ्रांसीसी अपना रहे हैं तो हम भी अपनाएंगे। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं को रक्षा करने का वचन दे दिया। तो यही है भारतीय शासकों की मूर्खता कहिए या फिर उनकी दूरदर्शिता में कमी कहिए। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ठीक है, बराड़ के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर सब यहाँ पे मौजूद है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री नियुक्त किया गया, कब किया गया? 1800, ठीक है, 77 में, ध्यान रखिएगा, 1877 में एकदम मैंने समग्री के रूप में पेश कर दिया गया। तो ब्रिटिश संसद के एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया गया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उसे यह उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ रहा था। 1877 में सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपये व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे से मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राजा उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नेक्स्ट 92, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे उपयुक्त वहाँ से किसी ने नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना देखिए यहाँ पे फिरोजा शाह मेहता, केटी तेलेंग और बदरुद्दीन तैयब ने की। तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है यहाँ पे, ठीक है, एक साथ, ठीक है, अगर नामों को देता तो सही होता, एक भी कोई नाम देता तो सही हो जाता, लेकिन एक से अधिक लोग हैं। फिरोजा शाह है यहाँ पे, ठीक है, केटी तेलंग है और बदरुद्दीन तैयब जी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो अलग अलग दे दिया, इसलिए मोर देन हुआ उसका उत्तर। भारतीय संघ के संस्थापक यहाँ पे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन
एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता भी दी गई। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी यहाँ पे? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से यहाँ पे हटाया गया था? तो किस वर्ष इनको हटाया गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, 1874 में इनको क्या किया गया था? हटा दिया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण थी। अब यही है आईसीएस में सी हटा के आईएएस लगा दीजिए, आईसीएस यहाँ का चल के आईएएस का, ठीक है, परीक्षा बन गया यूपीएससी का, जिनका प्रथम नियुक्ति सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद में हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में उनको पद से हटा दिया गया। सबसे बड़ा कारण थे तो भारतीय थे, इतने बड़े पद में पहुंच गए एग्जाम पास करके, बड़ी समस्या थी। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्रपाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1884 में, वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ए.ओ. हुम के द्वारा, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, काफ़ी कंट्रोवर्सी है, हुआ था, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने यहाँ पे भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष था व्योमकेश, ठीक है, मैंने व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, इन्हीं को बोला गया है, किया था। इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, सिंपल 1885 में ही किया गया ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। वही सारी बातों को रिपीट किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा यहाँ पे किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब वही बातें रिपीट हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे भाई? तो असैनिक सेवक थे भाई, रिटायर हो चुके थे तो भाई, ठीक है, सेवानिवृत्त सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला, ये भी बीपीएससी पूछ सकता है, बम्बई में हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अब इसमें थोड़ा सा सदस्यों को देख लीजिए कि इसमें, ठीक है, बम्बई महाप्रांत के 21 सदस्य, 38 प्रतिनिधि बम्बई के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से और 3 सदस्य देखिए पंजाब से। तो ये देखा सबसे अधिक जो सदस्य कहाँ से बने हुए थे? तो बम्बई से, उसके बाद मद्रास से, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। 1886 में कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो उदारवादी एक नेता थे, इन्होंने ही आगे चल के धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि भाई अंग्रेज लोग भारत से खूब धन उठा के, ठीक है, ब्रिटेन में जाकर सब शिफ्ट कर रहा है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता की थी? भाई वो अधिवेशन था 1924 का, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने किया हुआ था। क्योंकि जब महात्मा गांधी जब आएंगे 1915 में, तो चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद के आंदोलन से आप लोग देखेंगे तो गांधी आगे हैं, कांग्रेस उनके पीछे पीछे चल रही है। और गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जितने भी इनके अनुयायी हो रहे हैं, गांधी का भी फुल सपोर्ट होता है, कांग्रेस को बोलते हैं कांग्रेस में शामिल हो जाओ। ऐसे चल के कांग्रेस, ठीक है, बहुत बड़ा होता चला गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यहाँ पे कौन थी? अब ये काफ़ी ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय दे दिया। अगर प्रथम ये भारतीय नहीं होता, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष होता, तो होती यहाँ पे एनी बेसेंट, लेकिन ये नहीं होगा एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय दिया है, इसीलिए इसका नाम आ जाएगा सरोजनी नायडू। भारतीय, ठीक है, तो मेरे ख्याल से रहने देते हैं। 105 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। टोटल देखिए 315 से प्लस, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। तो
अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि लेक्चर की ठीक है पूरा का पूरा MCQ की भी जो अवधि है बढ़ती जा रही है एक समय के बाद, ठीक है दिमाग बहुत लोगों का काम करना बंद कर देता है। तो मैं इतना ही मैं रोक रहा हूँ। कल जो पार्ट इसका 2 भी आ जाएगा, उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। और आप लोग इसी तरीके से देखिए, क्लियर नहीं हो रहा दोबारा देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को शिकायत है कि बहुत मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अगर जल्दी जल्दी नहीं बोलूँगा सोचिए बहुत लोग यहाँ पे बोरिंग हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और बहुत देखिए टाइम भी बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। जस्ट अब BPSC अपकमिंग एग्ज़ाम है, रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं तो रिवीजन के माध्यम से ही आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि पहली बार में तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। एक बार रिवीजन के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए अगर आप लोग विश्लेषण नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा भी अगर घुमा फिरा के दे देगा तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसी हैंडल करने का तरीका हमें इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इतना अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है, इस विश्लेषण के माध्यम से गुजरना पड़ रहा है। तो आप लोग देखिए, एंड कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।